सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जो दिल्ली में हो रहा है, जो भारत के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त जो शहरियत कानून के बाद दिल्ली की सूरत हाल या भारत के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल थी, उसमें एहतजाज भी किया जा रहा था, लोग अपने हक़ के लिए बैठे भी हुए थे, लेकिन यह एहतजाज भी पुरअमन था। लेकिन उसके बाद जिस बात का अंदेशा, खदशा और साजिश की बू आ रही थी, वैसा ही हुआ है। अब दिल्ली की सूरत हाल ये है कि आधे से ज़्यादा दिल्ली अब जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और आरएसएस के गुंडे वो पूरी तरह से दिल्ली में छाए हुए हैं और मुसलमानों की इबादतगाहें, उनके घर, उनके अमलाक, उनकी मार्केट्स, उसको जलाया जा रहा है और निहत्ते लोगों को शहीद भी किया जा रहा है। इस सूरत हाल में खुद लाने वाली मोदी सरकार और भारत की हुकूमत यानी कि बीजेपी है, और बीजेपी जब इस मुल्क को ले आई है तो अब क्या हो सकता है। जो आग पिछले 70 साल से कम या ज़्यादा की सूरत में कश्मीर में नज़र आ रही थी, वो अब भारत के गली कूचों में भी हो रही है। आपको याद होगा, आज से 18 साल पहले जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद और गुजरात में उन्होंने खून रेज फसादात करवाए, मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, बिल्कुल वैसा ही नक्शा अब पूरे भारत में फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। आलमी बरादरी क्या करेगी, आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और तजज़ियाकार जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने, साबिक सफ़ीर रहे हैं और तजज़ियाकार हैं, और वो साबिक सफ़ीर भी भारत में रहे हैं। अब्दुल बासित साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले जमील अहमद खान साहब, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर, या जो आग है ये अब दिल्ली तक तो रहेगी नहीं, जिस तरह से ये फैल रही है, क्योंकि आग फैलाने में खुद मोदी सरकार का ही हाथ है, तो आपको लगता है कि अब भारत में क्या होने जा रहा है अगले आने वाले वक्त में? नहीं, भारत में तो जो खूनरेज़ी नज़र आ रही है उसके मुहर्रिकात तो आज से बहुत अरसा पहले नज़र आ रहे थे, और ये खूनरेज़ी का सिलसिला बंद होता नज़र बिल्कुल नहीं आता, और इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। एक शख्स जो कि 13 साल की उम्र से आरएसएस में पैदा हुआ और आरएसएस से परवान चढ़ा और बीजेपी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसका नाम मोदी है, तो उससे और तवक्कुआत क्या की जा सकती हैं। जिस तरीके से बिल्टअप हो रहा था, जिस तरह सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिस तरह नेशनल रजिस्टर को उन्होंने किया लागू, तो जिस तरीके से कश्मीर में 370 और 35A जो दस्तूर का, इंडियन दस्तूर का ख़त्म किया गया, तो वो तमाम से तो बिल्टअप यही नज़र आ रहा था। और इमरान खान ने इस सिलसिले में कह दिया था जनरल असम्बली की मीटिंग में, जनरल असम्बली के एड्रेस में, ख़िताब में कहा था कि जिस तरीके से इंडिया में हिंदुवाता माइंडसेट और आरएसएस आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर बोतल पूरा जिन से निकल आया तो बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी होगी, और उसकी इब्तदा आप देख रहे हैं, जबकि 22 अफराद शहीद हो चुके हैं दिल्ली में, और साथ में सैकड़ों के हिसाब से ज़ख्मी हो चुके हैं। और इंडिया सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, इंडिया में ये आग जब अब भड़कना शुरू होगी तो दिल्ली के बेसिस पर, मैंने आज मॉनिटर किया, इंटरनेशनल बयानात आ रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको उसके सही स्पिरिट में दिखला रहा है। बरखा दत्त जो मशहूर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वीडियोस खुद अपने तरफ से शेयर किए, उनके साथ साफ़ी हैं, और साथ साथ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये तो इंडिया दोबारा अपने डार्क एज में चला जाएगा। तो ये सिलसिला, क्योंकि एक जुनूनियत है और एक शिद्दत पसंदी है आरएसएस में, और वो पूरा एक पैटर्न है उसका, तो उन्होंने सोचा कि 370 को अगर ख़त्म कर दिया, आर्टिकल को इंडिया के, और 35 को ख़त्म कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता सिटीज़नशिप एक्ट और रजिस्टर को भी शामिल कर लें, ताकि मुसलमानों का एक दफ़ा ही हमेशा मार्जिनलाइज कर दिया जाए। जैसे 1917 में रोहिंगन को पहले एक कानून के तहत उनको मार्जिनलाइज किया गया, फिर 82 में
दूसरे कानून के तहत और 92 में जाके उन्होंने बिल्कुल उनको स्टेटलेस कर दिया। तो ये जो एक तलवार लटकाना चाहते हैं इंडिया। अच्छा जमील साहब, इस पे हम अब बात करेंगे कि इसका जो ये तलवार लटकाई जा रही है, ये जो कुछ किया जा रहा है, इसके असरात फिर यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे, ये बहुत मामलात आगे बढ़ेंगे। हम इस पर बात करते हैं। मैं अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बासित साहब, कश्मीर में होने वाली बर्बरियत अब दिल्ली तक पहुँच गई है। अब अगले आने वाले वक्त में भारत में क्या होगा? देखिए, जहाँ तक भारत में क्या हो रहा है वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसने आरएसएस के पतन से जन्म लिया है और आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, और हम ये भी जानते हैं कि आरएसएस का एक मिलिट्री विंग भी है, बजरंग दल। तो ये जो बुनियादी तौर पे इनका जो माइंड सेट है, जो ग्लोबल वर्ल्ड व्यू है इनका, उनसे अब सब वाकिफ हैं। तो भारत में ये तो मुसलमानों के खिलाफ पहले भी इस किस्म की बातें होती रहीं, लेकिन अब ज्यादा कुछ हो गया। जब से 6 साल हो गए हैं बीजेपी और मोदी, जिनको हम बुचर ऑफ गुजरात भी कहते हैं, उनके आने के बाद आप देखिए ना, बहुत सी ऐसी चीजें शुरू हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल लव जिहाद, कि कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान शख्स से शादी नहीं कर सकती। फिर एक और प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, घर वापसी। जो लोग मुसलमान हैं, चूंकि ये असल में मुसलमान नहीं हैं, इनके असलाफ मुसलमान थे, तो इनको वापस हिंदुइज्म की तरफ लाना है, तो घर वापसी का प्रोग्राम शुरू किया। फिर जो लिंचिंग का प्रोग्राम है कि गाय के ना कारोबार कर सकते हैं, कोई भी बेचारा पहलू खान 2014 में आपको याद होगा, उसको कत्ल कर दिया गया था सरेआम। तो इस किस्म के जो मामलात हैं वो भारत में मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा तो उनके पास पहले भी था, बदकिस्मती के साथ भारतीय मुसलमान चूंकि यूनाइटेड नहीं है, इसलिए इस किस्म के मसाइल उसे दरपेश हैं। जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, वो भारत का चूंकि हिस्सा नहीं है, वो एक अलग मामला है। अगर हम चाहेंगे तो उसको आप चाहेंगे तो हम उसको अलग डिस्कस कर सकते हैं। सही, अच्छा बिल्कुल सही बासित साहब, इस पे भी हम बात करते हैं। लेकिन एक आपने अभी बात की है, मैं जमील अहमद खान साहब से, जमील साहब ये कहा कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़ायद आबादी है मुसलमानों की, वो यूनाइट नहीं है इस वक्त, और उनकी तकसीम की वजह से ये तमाम तर अमल है। इवन जो जम्मू के अंदर मुसलमान हैं उनके लिए भारत के अंदर से भी आवाज़ें कभी नहीं उठी हैं। लेकिन इस सारे अमल के बावजूद वज़ीर आज़म ने जो बात की है, और वो एक इंसानी बुनियादों पर और मुसलमानों के हवाले से की है, तो मुस्लिम उम्मा के अंदर तो वहाँ के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए तो कोई भी बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है वो तो बेयारो मददगार ही ठहरेंगे अगर शहरियत कानून ज़बरदस्ती लागू भी कर दिया जाता है। नहीं, वो तो अब तक खामोशी है, तो जो कि इस बात की बड़ी गम्माज़ी करता है कि मुस्लिम उम्मा यानी कि OIC भी, उसमें 57 कंट्रीज़, उन्होंने तो उस पर कोई बयान नहीं दिया माँ सिवाय मलेशिया, टर्की के अलावा, और ईरान ने भी थोड़ा सा बयान दे दिया था शुरू में कश्मीरियों के हवाले से। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो अब सिलसिला शुरू हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के लिहाज से, उस पर कोई ख़ास बयान आप नहीं देख रहे हैं, और उसकी बयान आगे तवक्को भी नहीं है। उसके असबाब हैं, उसके वजूहात हैं। उसका सबब सबसे बड़ा तो ये है कि OIC वो एक जिस पे जो इन्फ्लुएंस है OIC पर, और जो लीडरशिप हमेशा से रही है, वो रही है हमारे बहुत ही अजीज़ ब्रदर मुल्क की, सऊदी अरब की। तो उस लिहाज से जब तक कि वो नहीं चाहेंगे, उस वक़्त तक आप देखेंगे कि बयानात इस तरह के शामिल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? पाकिस्तान को अब बजाय इसके कि सिर्फ OIC की तरफ देखे, यस उनकी याद दहानी कराता रहे, लेकिन हमें देखना चाहिए वेस्ट जो कि बहुत इसको न सिर्फ कवरेज दे रहा है बल्कि उनको इस पर बोलना पड़ेगा। आपने देखा कि अमेरिका की अभी कमीशन की जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका जिक्र किया गया। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि लोगों की इस वक्त कॉन्शियस जो है, ज़मीर अभी मरा नहीं है वेस्ट का, गो के जो उम्मा है उसमें से महसूस यही होता है कि ज़मीर जाग नहीं रहा है उम्मा का, तो और वो उस पर ज़्यादा तकिया भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि इंडिया में होने क्या लगा है, यहाँ उम्मा को भी बोलना पड़ेगा आगे जाके, और हर एक बोलने पर मजबूर हो जाएगा, और मजम्मत करने पर और मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाएगा। वो कैसे? इस वक्त जो वहाँ आपको याद होगा तकसीम हिंद के वक्त
जब लोग बिल्कुल बेयारो मददगार और बगैर हथियार के इस तरह हमले हो रहे थे तो लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जिसका नाम था गतका। तो जिनके पास कुछ और नहीं था वो लाठियां लेके उससे ख़ास सेल्फ डिफेंस की अपनी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब दौर ये है कि आप बिल्कुल कहीं भी किसी मुल्क में भी हथियारों को रोक नहीं सकते, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। और इतने ज़्यादा लोग तरक्की कर गए हैं कि लोकली भी। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मज़ाहमत इंडिया से अब उभरेगी तो ये आरएसएस का मामला जो है वो ठीक है, नुकसान तो बहुत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक दफ़ा दुनिया को भी ये पता पड़ जाएगा और इंडिया को भी ये पता पड़ जाएगा, जैसा कि उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया को भी पता पड़ जाएगा, पूरी दुनिया को भी पता चलेगा। लेकिन बासित साहब, खुद भारत में और ख़ास तौर पर खित्ते की सूरत हाल को भारत इस वक्त खराब नहीं कर रहा, ये तो फिर मामला और ज्यादा पेचीदा होगा। डेफिनेटली देखिए, अगर एक चूंकि भारत हम ना चाहें या ना चाहें, भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है साउथ एशिया का, और बहुत सी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। इस वक्त देखिए ना, जो साउथ एशिया को अगर आप लीजिए, जो मुसलमान अक्सरियत ममालिक हैं उनमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो ये तीन बड़े ममालिक हैं। अगर और फिर हमारा भारत के साथ एक लियाकत नेहरू पैक्ट भी है, आपको ये भी याद होना चाहिए 1950 का, जिसके तहत अगर भारत की हुकूमत वहाँ के मुसलमानों के साथ इस किस्म का सलूक रवा रखेगी तो फिर पाकिस्तान के लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल होगा। फिर एक किस्म की पहले ही टेंशन है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो भारत की जो फिर अभी जो मुआहदे हो रहे हैं, भारत जो आर्म्स खरीद रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है दुनिया भर से, अमेरिका से, रूस से, तो उसमें भी एक हमारे लिए एक खित्ते में कशीदगी का फिजा बढ़ रही है। फिर क्योंकि भारत मकबूजा जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है उसको हल करने के लिए कुछ पेशकदमी नहीं कर रहा, यूएन मीडिएशन नहीं मान रहा, तो उससे मजीद हालात तो बिगड़ेंगे। तो इस वजह से लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो बीजेपी की हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मोदी, मुझे नहीं लगता कि उनके इंटरनेशनल प्रेशर अभी तक कोई बिल्ड हुआ है बदकिस्मती के साथ। क्योंकि दुनिया भर के कुछ इकनॉमिक कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प भी होके गए हैं भारत में। तो जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जब तक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी इन मामलों पे बात नहीं करेगी, इंटरनेशनल मीडिया इन मामलों पे बात नहीं करेगा, कोई पॉलिसी के तहत भारत, देखिए मीडिया इंटरनेशनल सोसाइटी पे बातें कर लेती हैं, लेकिन दुनिया में मुझे कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आती, न यूरोप की न अमेरिका की, कि वो भारत के खिलाफ कुछ सैंक्शंस इम्पोज करें, ऐसी इम्प्यूनिटिव मेजर्स लें जिससे भारत को। बासित साहब, उनके तो बहुत बड़े इंटरेस्ट है ना इसमें, उसमें तो बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं उनके, कि वो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं। तो जमील अहमद खान साहब, जिनके इतने बड़े इंटरेस्ट हैं, चाहे वो अभी सदर ट्रंप आए हैं, उन्होंने इसको अंदरूनी मामला करार दे दिया है, तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर कैसे डेवलप हो कि जब 25 करोड़ मुसलमान हों, बाकी अक़लियतें उनके लिए भी ये मुश्किलात हैं, तो फिर ये कैसे पूरी दुनिया इस जानिब तवज्जो करेगी? नहीं, वो तो जितना आप सप्रेस करेंगे, क्रूअलिटी करेंगे, तो वो कम्युनिटी ज़रूर उसमें शिद्दत पसंदी आती है और उसमें मज़ाहमत होती है। वो बिल्ली को भी अगर आप कमरे में बंद के मारना शुरू कर दें तो वो भी हमला कर देती है। तो वो तो एक वहाँ से जब ज़्यादा ये मामलात बढ़ेंगे तो ये हकीकत है कि अमेरिका यूएस का एक ख़ास और कलीदी और बहुत अहम इंटरेस्ट है इंडिया में, और इसी वजह से जो आपने हवाला दिया ट्रंप के इस बयान का कि अंदरूनी मामला है ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। हालांकि जब वो मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, उसी कैपिटल में, उसी वक्त लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं और जहाँ बहक हो रहे हैं उसको, और उन्होंने कहा कि हाँ मेरे नोटिस में आया है ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस पर बात नहीं की है, ये इनका अंदरूनी मामला है। इसका मतलब इसका बैकग्राउंड है ना, देखिए बैकग्राउंड इसका ये है कि इंडिया को इस पूरे खित्ते का जो है उन्होंने एक वो वॉचमैन बना के खड़ा करना चाह रहा है अमेरिका। उसका अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि चाइना की बढ़ती हुई जो इन्फ्लुएंस था इकनॉमिक और साथ साथ मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो उन्होंने अगले 10 साल में अमेरिका के बराबर आ जाना था, तो वो अभी से उसको चेक करना चाहते थे। इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि
चाइना के साथ उसकी जंग हो चुकी है और चाइना को ही वो समझता है कि अगर साउथ एशिया में चाइना बढ़ता गया उसका इन्फ्लुएंस तो इंडिया की हैसियत नहीं रहेगी और इंडिया उसमें डोमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटरेस्ट जब मुश्तरका हो गया और उसके बाद ट्रेड की बात भी आ जाती है, आपने देखा कि $3 बिलियन का तो इस दौरे के दौरान सही हो गए और ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे हथियार और औजार दिए जा रहे हैं कि जो उस पूरे खिते का बैलेंस ख़राब करेंगे। तो इससे का और फिर ट्रंप का अपना देखें कि जब वो इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए यहाँ, और बाकायदा 5 ममालिक पर बाकायदा उन्होंने पाबंदी लगाई, पहले तो ज़्यादा पर लगा रहे थे। तो उनका अपना एक माइंडसेट जो है उससे वो कुछ किसी हद तक मुताबिकत रखता है इस मामले में, वरना तो कल ज़रूर वो बात करते। पूरी दुनिया से खबरें आ रही थी और मीडिया शोर मचा रहा था, उनकी अपने अमेरिका के तमाम बता रहे थे, तो ट्रंप ने उस पर बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रंप का यानी अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है वो मुकद्दम है, जो है वो इधर नजर भी आ रहा है। अच्छा, मैं इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से बासित साहब से, अब्दुल बासित साहब, तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर की जो आप बात कर रहे हैं वो कब डेवलप होगा, कब वो प्रेशर बनेगा भारत पर? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप तब होगा जब वो लोग जो खास तौर पर मिसाल के तौर पर अगर मुसलमान और मालिक में थोड़ी बहुत भी अभी भी जैसे कहते हैं कंपंक्शन है, ज़मीर हमारे जिंदा हैं, तो हमें OIC का फौरन इजलास बुलाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी इंडिविजुअल डिप्लोमेसी है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी में थोड़ी बहुत रोबस्टनेस लानी चाहिए, कोई एनर्जी उसमें डालनी चाहिए, ताकि OIC का अगर हम कुछ कर लेंगे उसमें फिर अब जिससे कोलालमपुर समिट हुई, टर्की और मलेशिया, ये जो ममालिक हैं ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। हमारा इंटरनेशनल मीडिया में चूँकि मुसलमानों का इतना होल्ड नहीं है, एक अल जजीरा टेलीविज़न है लेकिन उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि अरब अजमी के मसाइल हैं, ईरान के अपने मसाइल हैं, सऊदी अरब के अपने इशूज़ हैं, तो हम वो चूँकि मुसलमान बैनुल-अक़वामी तौर पर मुत्तहिद नहीं हैं, कोई एक बात कह नहीं सकते। इस वजह से अब देखिए ना, सऊदी अरब तकरीबन 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में और उसके तकरीबन 3 मिलियन भारतीय बाशिंदे वहाँ काम कर रहे हैं। अगर ये सारी सहूलतें हटा दी जाएं भारत से तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि भारत का एकदम रवैया कैसे बदलता है। लेकिन चूँकि इन सब चीज़ों को करने के लिए एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मुस्तकिल सफारतकारी चाहिए, वो शायद मुझे लगता है कि हम मुसलमान ममालिक में इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे, और फिर दूसरी एक और भी मसला ये है मुदस्सिर साहब कि बहुत सी ऐसी इस्लामी ममालिक हैं जहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन वहाँ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए जमहूरियत, तो देखिए ना किस मुस्लिम दुनिया में जमहूरियत है, तो इसलिए हमारा जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ही को लीड लेनी पड़ेगी इस सारे मामले में, जो कि हमारी कैपेसिटी भी उस तरह नहीं है, इंस्टीट्यूशन हमारे अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं, मुझे इसका भी इदराक है। लेकिन भारत पाकिस्तान बहैसियत जमहूरी मुल्क है जहाँ हम अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखते हैं, जहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि तमाम पाकिस्तानी चाहे वो किसी फेथ से हों, रिलीजन से हों, उनको बराबर के हकूक़ मिलें, और हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हो। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क मुझे नज़र आता है जो कि इस सारी कार्रवाई को आगे लेकर जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हमें कुछ कैपेसिटी हो। तो लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन यकीनन पाकिस्तान भी इस वक्त जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले भी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से बात भी की है। हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, जनाब हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा क्लियरली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया है कि यहाँ पर जो अक़लियतें हैं वो हमारे बराबर के शहरी हैं। जिस तरह से यहाँ पर मुसलमान हैं, वैसी तमाम अक़लियतें वो बराबर के शहरी हैं। किसी की इबादतगार किसी को नुकसान पहुँचाया तो सख्ती से निपटा जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम बात प्रोग्राम के हवाले से कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, और अब्दुल बासित साहब,
साबिक सफ़ीर, दोनों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जमील साहब, एक चीज़ तो यहाँ पर है कि जो उम्मीद मुस्लिम उम्मा से है, वो भी आप भी जैसे कह रहे हैं, बासित साहब भी कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे उम्मीद लगाना है जैसे कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा है, अब मैं ख़बर भी ये पढ़ रहा था, अंतोनियो गुतरेस के जो सेक्रेटरी वो बता रहे थे कि उन्होंने नज़र रखी हुई है, लेकिन बार बार इसे अंदरूनी मामला भी गर्दाना जा रहा है। इसमें जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं वो क्या कोई प्रेशर कर सकती हैं? अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता भी है? यानी उससे तो उम्मीद बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए, और उस उम्मीद को बरकरार रखने के साथ साथ अपनी कोशिशें और काविशें, जिस तरह के बासित साहब भी कह रहे थे कि हमें अपनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी के उसमें बरकरार रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कैसे, इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया तो ब्लैकआउट तकरीबन उसने करना शुरू कर दिया है। वहाँ के फुटेजेस जो आ रहे थे, मस्जिदों की जिस तरीके से तोड़ फोड़ की जा रही थी, लोगों को लिंच किया जा रहा था, आप देखेंगे कि आज से वो फुटेजेस बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया है। इवन सहाफ़ियों के कैमरों से वो डिलीट करते जा रहे हैं वहाँ जो आते हैं कवरेज के लिए, चाहे उनका कोई भी मज़हब हो, सहाफ़ियों से मज़हब पूछा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद काफ़ी चीज़ें आज के दौर में 21वीं सदी में बाहर आती रहेंगी। तो आपका सवाल ये है कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उम्मीद उस वक्त हमारी ज़्यादा और बेहतर होगी और मुस्तहकम होगी कि उस उम्मीद में हम अपनी ज़रा एग्रेसिवनेस डिप्लोमेसी में ज़्यादा शो करें। और जो हो रहा है इस वक्त इंडिया में, जो दुनिया दिखला रही है, वो अपनी जगह पे हमारी 100 के करीब एम्बेसीज़ हैं। हमें भी चाहिए कि उसे हम उन ममालिक में, उनके यूनिवर्सिटीज़ में, उनके सेमिनारों में, उनके जो बाकी सिविल सोसाइटीज़ हैं, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो वहाँ के ज़राए ब्लॉग हैं, उनमें दिखलाएंगे तो वहाँ की हुकूमतों पर एक प्रेशर डेवलप होगा। मिसाल के तौर पर जो OIC की कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा का साथ नहीं दे रहे हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वहाँ के अपनी अवाम, उन ममालिक की, ख़ास तौर पर गल्फ़ की अपनी आवाम जो है, जिनको कि काफ़ी वैसे भी प्रेशर में रखा जाता है, वो भी बोलना शुरू कर देंगे। यानी कि उम्मीद भी रखनी चाहिए और पाकिस्तान को अपनी कोशिशें भी करनी चाहिए। अपने सफारत खानों को, जैसे आप कह रहे 100 से ज़्यादा सफारत खाने, उनको भी एक्टिव करना चाहिए। बड़ी अच्छा इक़दाम है कि पाकिस्तान ये करे भी। मुस्लिम उम्मा में बिल्कुल वेस्ट कंट्रीज में ज्यादा, बिल्कुल ये वेस्ट कंट्रीज के अंदर इन चीजों को ज्यादा उठाया जाए ताकि लोगों को ये चीजें पता भी चल सके। बहुत शुक्रिया आपसे साहब, हमारे साथ मौजूद थे जमील अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि भारत पर किसी किस्म का कोई प्रेशर बनता ही नहीं, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबिल का बारे ये फैसला, दिल्ली की आग ये फैल कर पूरे भारत में भी अब लग सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम कोरोना वायरस का, जो अब फैल चुका है और पाकिस्तान के चारों तरफ ये मुख्तलिफ ममालिक में इसके मरीज़ भी आ रहे हैं और ये तेज़ी के साथ फैल रहा हुआ है। पाकिस्तान पर अब ख़तरात मंडला रहे हैं। चाइना के बॉर्डर को पहले पाकिस्तान की जानिब से सील किया गया, परवाज़ों को बंद किया गया, उसके बाद अब ईरान के बॉर्डर को सील किया गया है और जो ईरान से मुत्तसिल पाकिस्तानी अजला हैं, पाकिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज की जा रही है और हर तरह से तिब्बी सहूलियात का मामला शुरू कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहबानी साहब, आपके वक्त का। क्या इक़दाम किए गए हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो कोयटा है या तफ्तान है या बाकी इलाके हैं जो ख़ास तौर पर ईरान बॉर्डर के साथ मिलते हैं? जी मुदस्सर भाई, जो ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि ईरान में कोरोना वायरस की वजह से अमवात वाक़ई हुए हैं, तो फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लेते हुए हमने जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर एमरजेंसी इम्पोज की और फौरी तौर पे 10,000 मास्क अरेंज करके हमने ईरान बॉर्डर भिजवा दिए, 100 टेंटेज वहाँ पर भिजवा दिए ताकि एमरजेंसी आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश हो सकें। और कोरोना की जो स्क्रीनिंग होती है वो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है थर्मल गन्स, हमने 72 थर्मल गन्स फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचा दिए। FELTP के 65 एक्सपर्ट डॉक्टर्स, 20 जो है हमारे सीनियर डॉक्टर्स और इसके अलावा जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है, इन सब को हमने मुतहर्रिक किया, उनको ट्रेनिंग भी दी और साथ ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक फ़ैसला किया कि अब बलूचिस्तान से कोई भी शख्स जो है ईरान बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेगा और हमने मरासला 3 सूबाई हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाया और उनसे भी यही गुजारिश भी की, उनको प्रपोज किया कि ईरान जाने के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, कम अज़ कम जब तक ईरान से
कोई वाज़ेह क्लियरेंस नहीं आ जाती उस वक्त तक वो अपना प्लान मुलतवी किए रखे। अदरवाइज बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है किसी को ये रूट जो है ना क्रॉस करने नहीं देगी। अच्छा लियाकत चौहान साहब, इस पे मैं बात करता हूँ कि रूट के हवाले से, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा ज़रूरी होता है हमेशा से कि सहूलियात कदरे कम होती हैं बलूचिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर, ये जो अभी आपने सहूलियात वहाँ बता रहे हैं ये काफ़ी हैं या आप समझते हैं कि फेडरल से मज़ीद मदद की ज़रूरत है कि अभी फौरी तौर पर ये तो शुक्र है कि किसी किस्म का कोई मरीज़ अभी नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो आपके पास ये सहूलियात काफ़ी हैं या मज़ीद आपको चाहिए कि फेडरल से कोई ना कोई मदद आनी चाहिए? देखिए, बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के तमाम शोबों में जो सहूलियात हैं वो कमतर हैं, लेकिन इस वक्त सहूलियात से ज़्यादा हम कम्पिटेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट और परफॉर्मेंस के बेस पे मुदस्सर भाई ये सारा अरेंजमेंट हमने किया है। वज़ीर आला साहब खुद 24/7 इन तमाम ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं और यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तकरीबन 6 दिन गुजरने के बाद भी पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में है कि जहाँ पर कोरोना का एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ये वो हमारी कमिटमेंट है और मेजर्स हैं। अब रही बात फेडरल गवर्नमेंट की, देखिए ये सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इशू नहीं है। 5000 ईरानी जो इस वक्त 5000 पाकिस्तानी जो ईरान में मौजूद हैं वो जब आएंगे पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे तो ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। 22 करोड़ आवाम का एक नेशनल काज और नेशनल कमिटमेंट के साथ हमने इसको कम्बैट करना है, चैलेंज करना है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने टेक ओवर किया है। अभी मैं इधर CM ऑफिस में हूँ और फेडरल जो स्टेट मिनिस्टर हैं हेल्थ के ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और कल वो भी जो है तफ्तान बॉर्डर जा रहे हैं और विज़िट करेंगे बॉर्डरिंग एरिया में अरेंजमेंट्स को, तो वो ख़ुद उनको अंदाज़ा होगा कि सहूलियात कितने कम हैं, चैलेंजेस कितने ज़्यादा हैं। 960 किलोमीटर पूरा हमारा ईरान बॉर्डर है और साथ साथ अब अफ़गानिस्तान में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है कोरोना का जिससे एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। तो इस बॉर्डर को भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी हमने अरेंजमेंट्स कल से शुरू कर लिए हैं। तो हमारे लिए जो इतने 2 बड़े बॉर्डर्स हैं और इतने चैलेंजेस हैं, पहले ही वसाइल हिस्टोरिकल हमारे साथ कम रहे हैं, तो अब ये ज़रूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और जब ये लोग अपने अपने बॉर्डर सूबों में जाएंगे उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज और मोटिवेट होना बिल्कुल पड़ेगा। ये कोई सिर्फ बलूचिस्तान के बॉर्डर का मामला नहीं है, बलूचिस्तान सूबे का मामला नहीं है, बड़ा आगे कुछ ज़रूरी तिजारत भी चलती है, कुछ आपको भी जानते हैं हम भी जानते हैं, कुछ स्मगलिंग के थ्रू भी चीज़ें हो जाती हैं। अब वो लोग भी आना जाना, तो फिर ये ज़रूरी तिजारत भी बंद हो जाएगी। इस वक्त आपने बंद की हुई है, हर तरह की नकलो हरकत इस वक्त बंद है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान। जी, इस वक्त बॉर्डर के दोनों तरफें नकलो हरकत जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमें नकलो हरकत जो है आवाम के हिफाजत के पेश नज़र ये मेजर्स हमने लिए हैं, लेकिन अब यहाँ से तो हम पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस करने तो नहीं दे रहे, लेकिन कल जो है वो ईरानी जो ड्राइवर्स हैं, मोस्टली 270 ड्राइवर्स थे और दीगर उनके स्टाफ के 304 लोग थे, कल हमने जो है उन्हें वापस ईरान वो जाने के ख्वाहिशमंद थे तो उन्हें हमने अलाउ किया क्योंकि वो ईरान गए अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी वो जब जाएंगे महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब वापस आएंगे उस वक्त तक कोरोना कितना उधर वायरल हो चुका होगा और उनके लिए मजीद उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वहाँ पर वो स्टक हो जाएंगे और हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि ऐसा कोई डिसीजन ले उस मरहले पे जाके उनको अलाउ किया जाए। इसलिए प्रीएम्प्ट करते हुए ये प्रिकॉशनरीज मेजर्स लेते हुए हमने ये फैसला किया और बड़े दिल पे भारी पत्थर रख के ये किया है कि लियाकत चौहानी साहब आप हमें बता रहे हैं हमारे लोग आगे बढ़ेंगे और अब आप कुछ बात करेंगे PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 दिन का वक्फा था और इस 2 दिन के वक्फे के बाद बड़ी अच्छी ये बात होगी, मुल्तान के स्टेडियम आज सज रहा है PSL की तैयारियों के हवाले से। सूरत हाल जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी। एजाज, जनूबी पंजाब में क्रिकेट आ रही है और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आज मुल्तान में खेलेंगे। एक तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, पिंडी और मुल्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, लेकिन आज जो टीम्स हैं उसमें बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मामला हो रहा है। एक टीम दूसरी से जीतती है, हारी हुई टीम अगली टीम से जीत जाती है। PSL में चल क्या रहा है, आज के मैच की क्या सूरत हाल होगी?
एजाज वसीम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज PSL के सूरत हाल के हवाले से क्या मामला है, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जीत के लिए अब जंग लड़ेंगे आज, लेकिन मुल्तान के इर्द गिर्द भी इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक भरमार रही है। बूरेवाला का जब नाम आता है तो बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस को कहा जाता रहा है। पंजाब का एक छोटा सा शहर और इसी शहर में एक बड़े लंबे अरसे के बाद सबसे लंबा दुनिया का बॉलर भी मोहम्मद इरफान, वो भी बूरेवाला से थे। तो इस वक्त नादरा मुश्ताक वकार यूनुस और मोहम्मद इरफान के शहर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नादरा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का जुनून जो है वो हर जगह पर है, हर शहर में है। कराची हो, लाहौर हो, पिंडी हो, मुल्तान हो, चाहे वो हो बूरेवाला। और जब हम बात करते हैं बूरेवाला की तो हमें वकार यूनुस, उसके अलावा मोहम्मद इरफान, यहाँ पर उनका नाम जो है वो काबिल तारीफ़ है और सबसे प्रोमिनेंट नाम है। यहाँ पर मुझे बूरेवाला के बहुत सारे रिहायशी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनके सबके हाथों में टिकट मौजूद है और मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ये सब आज की मैच देखने के लिए जा रहे हैं। बूरेवाला से मुल्तान सफ़र करेंगे सिर्फ एक मैच के लिए, कितना ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ? जी इधर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि इसकी खास वजह इधर से मोहम्मद इरफान बिलोंग करते हैं, वकार यूनुस बिलोंग करते हैं और बूरेवाला में ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान के बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर हैं, तो इधर मुल्तान सुल्तान का काफ़ी है। अच्छा, डोमेस्टिक के भी बहुत सारे लड़के हैं, नवीद यासीन वगैरह यहीं से खेलते हैं और भी बहुत सारे लड़के हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर जगह जगह पे जो ग्राउंड्स हैं वो भरे रहते हैं? जी यहाँ पर बूरेवाला में जगह जगह ग्राउंड भरे रहते हैं। इधर से डोमेस्टिक के बहुत सारे प्लेयर निकले हुए हैं, जैसे कि नवीद यासीन हो गए, अली उस्मान हो गए और बहुत सारे हो गए, तो बूरेवाला में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई, आप ये बताएं टिकट्स लेने में कितनी दिक्कत हुई? टिकट लेने में बहुत दुश्वारी हुई है मैम, मुल्तान से ऑनलाइन फिर लेनी पड़ी है, यहाँ से मिली नहीं है, फिर ऑनलाइन खरीदी है हमने। सही। आप भी जा रहे हैं? जी हम भी जा रहे हैं। ओके, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी हम अपने स्टार की सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह मुल्तान जाएंगे। हमने टिकट खरीदा और इंशाल्लाह हम अपने स्टार की सपोर्ट के लिए चले। जी टिकट खरीदा जाए, टिकट दिखाएं भी कैमरे में ताकि पता चले कि भाई ये लोग कितने ज़्यादा, ये देखिए ये सबके हाथों में टिकट है और सबने बड़ी मोहब्बत के साथ जो है वो PSL का टिकट ख़रीदा है, मुल्तान की टीम को ये सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त बूरेवाला के अंदर मौजूद हूँ। बूरेवाला से पूरा काफ़िला जो है जाएगा मुल्तान और यहाँ पर आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है प्लेयर्स की ज़बरदस्त पिक्चर्स आवेज़ा हैं और हम कहेंगे थोड़ा सा कैमरामैन को कि सामने आ जाएँ और ये हमारे तमाम दोस्त मिल के नारा लगाएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग जिंदाबाद, मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद। तो नादरा मुश्ताक इस वक्त मौजूद है बूरेवाला में, जहां बहुत से लोग आज मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। 3 बजे ये स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, 4 बजे टीम्स जो हैं वो होटल से रवाना हो चुकी हैं स्टेडियम की जानिब। और अब देखना यह है कि आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, यानी कि मुल्तान में ही आज शाहिद आफरीदी की टीम भी खेलेगी और डैरन सैमी की टीम भी मद्दे मुकाबिल होगी। मुल्तान का स्टेडियम एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो मुल्तान में आज क्रिकेट खेलने आ रहे हैं और जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से आज एक खासे रश की और जोश व जज्बे की तवक्को की जा रही है कि मुल्तान के स्टेडियम को आज खचाखच ये लोग भर देंगे। सरफराज नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान सुपर लीग जहां बड़े शहरों में थी, आज एक बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि मुल्तान का वो स्टेडियम जहां पर एक लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की इस वक्त पूरी दुनिया में तो धूम है सर। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि 12 साल के बाद मुल्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच होगा तो मुल्तान के लोगों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि ज़बरदस्त प्लेयर वहाँ पे तमाम मुल्कों से जो आए हुए हैं वहाँ खेलेंगे। और मुल्तान में जो काफ़ी देर से 12 साल से इंतज़ार था कि आला किस्म का कोई मैच, इंटरनेशनल लेवल का मैच वो PSL की शक्ल में हो रहा है और वो एंजॉय करेंगे। और जैसे आपने कहा कि स्टेडियम की तरफ बेशुमार लोग रुख किए हुए हैं और मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त PCB का काम है कि ये PSL तमाम 4 शहरों में हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। जी अच्छा सरफराज साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये PSL का मकसद भी है कि नया टैलेंट
ख़ासतौर पर T20 और बाद में वो वनडे के लिए भी मिले। आप समझते हैं कि इससे हमें ये 5वां सीज़न है, एक बेहतर तौर पर नया टैलेंट कम से कम T20 और वनडे के लिए दस्तयाब हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है PSL का? देखें, ये तो अभी शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे कि बाद में कौन से खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी इतने मैच नहीं हुए कि आप इनकी परफॉर्मेंस को विजुअलाइज कर सकें। सही। तो इसमें चूंकि फॉरेन प्लेयर भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, और फिर पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर हैं जैसे हफीज हुआ जी, और उसके बाद शदाब हुआ, यही काफी आगे आ रहे हैं। और शान मसूद का मैं सोच रहा हूँ कि उसको मुल्तान की तरफ से परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ताकि वो भी जो लाइमलाइट में है एक अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम में अपनी पोजीशन बनाए, और जो कप्तानी कर रहे हैं मुल्तान की तरफ से वो भी उनकी कंसोलिडेशन हो। तो अभी तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ये PSL की भी है, नए प्लेयर्स और पुराने प्लेयर्स की। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।